स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दे रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को शेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारतीय मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। ऐसे में 1920 में प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन आरंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। देखिए, यहाँ दे रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत सारी वादे किए थे अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के साथ, और उनमें एक था स्वशासन। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ, उन्होंने क्या किया कि स्वशासन के जगह उन्होंने रॉलेट एक्ट दिया, जो बहुत ही घातक था। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने पहले से वादा किया था, वो वादा उन लोगों ने पूरा नहीं किया। दूसरा काम ये किया कि जो तुर्की का सुल्तान था, जिसको पूरे इस्लामिक दुनिया के मुस्लिम जो थे अपना धर्मगुरु मानते थे, उसको उन लोगों ने क्या किया, अपमानित किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको भारत के मुसलमानों ने बर्दाश्त नहीं किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये मांग की कि ब्रिटिश जो है अपनी नीति बदले और तुर्की का जो सुल्तान है, तुर्की का जो खलीफा है, उसको अधिकार दे, ताकि वो अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार सही तरीके से कर सके। या ये हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो खलीफा है उसको उसके पद से हटा देना, जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रोष वाली विषय थी। और ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमानों ने भी ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य किया, और इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। उन्होंने जो जोरदार आंदोलन किया कि ब्रिटेन अपनी नीति बदले, और उसी आंदोलन को ही खिलाफत आंदोलन कहा गया। यानी ये हम कह सकते हैं कि भारत के मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान को उसके अधिकार को वापस दिलाने के लिए या ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जो जोरदार आंदोलन किया गया, उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने देखा कि इसके भी उद्देश्य जो है सेम है, अंग्रेजों से स्वशासन प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अमृतसर में, तो खिलाफत आंदोलन जो था उसमें मर्ज हो गया। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो शामिल किया गया, और इस तरीके से महात्मा गांधी ने एक अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी, यानी वे उसके अध्यक्ष बन गए। इससे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा, क्योंकि देखा कि इससे मुसलमान जो है अंग्रेजों के विरोध कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहेगी। और इस आधार को लेकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 मांगे रखी। पहली मांग थी कि तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्राप्त किए जाए, जिससे वो इस्लाम की रक्षा करे। यानी तो तुर्की के शासक थे, सुल्तान थे, उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अपदस्थ किया गया था, उनके साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, उसको वापस दिलाने की बात कही गई। दूसरा था कि अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन यानी खलीफा के अधीन कर दिया जाए, यानी वो जो लेकर के उन्होंने अपने जो है बांट लिया था उनके राज्य के हिस्सों को, उसको फिर वापस दिलाने की बात की गई। और तीसरा था कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, यानी जो पवित्र स्थान है उसके मालिक के रूप में, संरक्षक के रूप में किसको बनाया जाए, खलीफा को बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया, और ये मांग रखते हुए भारत में क्या किया गया, उस समय खिलाफत आंदोलन मनाया गया। आगे है, इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित किया गया।
पहला प्रस्ताव था कि खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण एवं द्वितीय था पंजाब में लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता। इन दो मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई इस कोलकाता के अधिवेशन में, और ये कहा गया कि पहला जो काम किया जाए यानी खिलाफत वाली जो मुद्दा है कि सुल्तान को उसका अधिकार दिलाया जाए, तो वो चीज़ें इसमें शामिल की गई। और दूसरा था कि जो पंजाब में बर्बर हत्याएं की गई, चाहे वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो या उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाना हो, और उसके बाद वहाँ के लोगों पर मानसिक अत्याचार जो किया गया उसकी बात हो, इन सब चीज़ों पर इस अधिवेशन में विशेष रूप से चर्चा की गई और इसको सामने रखा गया। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, यानी ये जो बात की गई और इसको क्या किया गया, पुष्ट किया गया। स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। रचनात्मक कार्य उससे कहते हैं जिससे हम अपनी कोई उत्पादन शक्ति को बढ़ाएं, और ये काम तय किए गए कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कि अब जो है हम स्वशासन के जगह जो है खुद का राज चलाएंगे, यानी हम शासन नहीं चलाएंगे, हमारा ही राज्य चलेगा। इस चीज़ को इन लोगों ने रखा कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, और इसके साथ ही ये तय किया गया कि अब हम जो है अपने आंदोलन को और तीखी बनाने के लिए जो है हम रचनात्मक कार्य भी करेंगे। और इसी को ध्यान में रख करके इन लोगों ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन जो था, इससे पहले महात्मा गांधी 3 और महत्वपूर्ण आंदोलन कर चुके थे जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा गया। तो क्यों कहा गया, इसके बहुत सारे रीज़न थे, और क्या इसमें चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको प्रथम जन आंदोलन कहा गया। हालांकि इससे पहले महात्मा गांधी ने 3 और आंदोलन किए थे, लेकिन ये क्यों जन आंदोलन कहलाया, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें। आइए देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो था इसका सबसे पहला मुद्दा था, और पंजाब में जो बर्बर कार्रवाइयाँ की गई उसको दूसरा था, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। तो ये 2 चीज़ें थी, पंजाब में बर्बर कार्रवाई और खिलाफत का मुद्दा। ये जो था ये पहले ही कलकत्ता के अधिवेशन में चर्चा इसकी हो चुकी थी, और स्वराज प्राप्ति की चर्चा जो है लखनऊ के कानपुर के अधिवेशन में हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आंदोलन के 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम था अंग्रेजी शासन को कमजोर करके एवं नैतिक रूप से पराजित करके उसके लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना तथा सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, दूसरी तथा स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करने से इनकार करना था। देखिए, इस कार्यक्रम के 2 पहलू रखे गए, 2 तरीके के कार्यक्रम रखे गए। एक था जिसमें बाइकआउट किया गया, यानी अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी सामानों का, अंग्रेजी नीतियों का, अंग्रेजी कार्यालयों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। इसलिए इसको बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी क्यों कहा जाता है ये अभी हम जानने वाले हैं। बहिष्कार क्यों कहा गया ये तो आप जान गए, क्योंकि इसमें क्या किया गया कि नैतिक रूप से पराजित करने के लिए जितने भी उनके संबंधित कार्य थे उसको बहिष्कार किया गया, यानी उसको लोगों ने करने से मना कर दिया। जैसे अवैतनिक पदों का क्या किया गया, इन लोगों ने त्याग कर दिया, यानी जो नौकरी कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया, नौकरी छोड़ दी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। समारोह जो होते थे उसको वहाँ पर भारत के लोगों ने जाना बंद कर दिया। सरकारी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इन लोगों का भी बहिष्कार करना इन्होंने शुरू कर दिया, यानी सरकारी स्कूल में जाना, पढ़ने जाना बंद कर दिया। इसी तरह विधान परिषद के जो चुनाव होते थे उसमें भी लोगों ने शामिल होना छोड़ दिया। विदेशी जो वस्तुएं थी उसको लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वहीं साथ ही साथ मेसोपोटामिया में जो नौकरी करने के लोग जाते थे वहाँ भी इन लोगों ने जाने से इनकार
कर दिया। तो ये पहला काम किया गया कि बाइकआउट किया गया, बहिष्कार किया गया। दूसरी चीज क्या की गई कि दूसरा काम किया गया, रचनात्मक कार्य किया गया। तो बाइकआउट वाली जो बात की गई और उसके बाद दूसरा चीज लाया गया रचनात्मक कार्य, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी दूसरी चीज को छोड़ते हैं तो उसके स्थान पर अल्टरनेट कोई दूसरी चीज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम भात खाना छोड़ देते हैं तो रोटी होनी चाहिए। तो वही चीजें थी कि अगर हम सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसके स्थान पर कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। तो यही काम किया गया। दूसरा काम किया गया रचनात्मक कार्य। इसके अंतर्गत क्या किया गया, न्यायालय के स्थानों पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखें, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। ये लक्ष्य रखा गया कि आखिर हम जो है ये चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम किस तरीके से इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। तो इसके स्थान पर इन लोगों ने क्या किया कि न्यायालय के स्थान को खत्म किया और उसके स्थान पर जो पंच का फैसला था उसी को मानना शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालयों की स्थापना की गई। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करके बच्चे पढ़ाई जारी रख सके, इसके लिए खुद के स्कूल खोले गए। इसके अलावा स्वदेशी को अपनाया गया और इसके लिए चरखा के जो खादी वस्त्र थे उसको लोकप्रिय बनाया गया, यानी खादी के कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। तिलक स्वराज कोष, इसके लिए पैसा इकट्ठा शुरू किया गया ताकि पैसा इकट्ठा करके लोगों को रचनात्मक कार्य किया गया और इसी के साथ साथ 20 लाख चरखों का पूरे भारत में वितरण का लक्ष्य भी रखा गया ताकि भारत के लोग जो है चरखे से स्वयं कपड़ा बनाए और उसका इस्तेमाल शुरू करें। ये आंदोलन जो था बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ा था। अब है आंदोलन का आरंभ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। देखिए, जब आंदोलन की शुरुआत हो गई तो क्या क्या किया गया। तो पहला काम जो था वो था बहिष्कार करना। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने क्या किया कि विदेशी कपड़ों जो थे उसको बहिष्कार किया गया। बहिष्कार इस हद तक जिसकी कल्पना आप कर सकते थे कि छपरा के जो जेल में रहने वाले कैदी थे उन लोगों ने अपनी जो जर्सी थी उसको पहनना छोड़ दिया और नंगा रहना तय कर लिया। इस तरीके की देशभक्ति आ गई थी भारत के लोगों में असहयोग आंदोलन के समय में। देखिए, असहयोग से ही मालूम चलता है असहयोग, यानी नहीं, सहयोग यानी सहयोग, यानी हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। और ये कैसे होगा, तो आपकी जो नीतियां हैं, आपके जो काम है, आपकी चीजें हैं, उसका हम बहिष्कार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने क्या किया कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, कॉलेज स्कूलों का बहिष्कार किया और दूसरी ओर जो था रचनात्मक कार्यों के तहत जो राष्ट्रीय विद्यालय थे, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय थे, काशी विद्यापीठ जो थे, इस तरीके की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। तो एक तरफ जहां बायकॉट किया गया और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की गई नई नई स्कूल की और कॉलेजों की। दूसरी ओर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बैरिस्टरों ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दिया और छोड़ करके आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। दूसरी ओर प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए, यानी जब राजकुमार भारत आए, तो उनको स्वागत न करके क्या किया गया, उनके लिए हड़ताल का आयोजन किया गया। यानी मुंबई में जब वे बंदरगाह पे पहुंचे तो बहुत ज़्यादा संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उनके स्वागत के विरोध में हड़ताल आयोजित की। ऐसे में सरकार ने, जाहिर सी बात है कि इस तरह के आंदोलन को गैर कानूनी घोषित करे, तो गैर कानूनी घोषित किया और घोषित करके लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने गिरफ्तारी हुए व्यक्तियों को छोड़ने के लिए धमकी दी और कहा कि अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, और इसकी उन्होंने धमकी दी। सविनय, स यानी होता है के साथ, विनय यानी
नम्रता के साथ, यानी हम जो है नम्रता के साथ आपके कानूनों को तोड़ेंगे, नहीं मानेंगे, किसी तरीके की जो है हम हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से जो है हम आपके नियम कानून का उल्लंघन करेंगे, इसकी धमकी महात्मा गांधी ने दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। ऐसे में गांधी जी समझ गए कि अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए लोग तैयार नहीं है, यानी सविनय यहाँ आप रखा गया विनय के साथ, लेकिन जो यहाँ हमला किया गया और आग लगा दी गई ये अहिंसा वाली चीज नहीं थी। ऐसे में महात्मा गांधी ने ये जान लिया कि अभी जनता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, और परिणाम ये हुआ कि 22 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुनाई। ऐसे में आंदोलन को एकाएक स्थगित किए जाने से और गांधी जी के गिरफ्तारी होने की वजह से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम जो एकता बनी थी वो भी टूट गई, सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया, और ऐसे में न तो स्वराज ही मिला और न ही पंजाब में जो अन्याय किया गया था वो मिला, और न ही खिलाफत का मुद्दे, यानी जो तीनों लक्ष्य रखे गए थे वो तीनों लक्ष्यों की पूर्ति इस आंदोलन के अंत तक नहीं हुई। लेकिन दूसरी चीजें जो हुई इस आंदोलन की महान उपलब्धि कहें तो ये चीजें हुई कि कांग्रेस और गांधी का संपूर्ण भारतीय जनता पर विश्वास जागृत हुआ, यानी संपूर्ण जनता पहली बार ये जान गई कि कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जो है वो हमें आज़ादी दिला सकते हैं। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा, यानी पूरा देश जो था जब पहली बार, जिसमें सभी वर्ग के लोग जो थे अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलित हो उठे थे। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला, यानी हिंदी जो भाषी थी उसको सभी लोगों ने एक भाषा के रूप में देखना शुरू किया, और करघा को या चरखा को इन लोगों ने बढ़ावा दिया। रचनात्मक कार्यों के लिए विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। तो इसी वजह से ये कहा गया कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसके तहत पहली बार जो था पूरा भारत जो था एक साथ आंदोलित हो उठा था, यानी सभी वर्ग के लोगों ने। आप इससे पहले सिपाही विद्रोह देखा था, उसमें केवल ज्यादातर जो थे सिपाही लोगों शामिल लिए, बहुत से ऐसे वर्ग थे जो उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। उसी तरीके से अगर हम बात करें 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो उसमें भी पूरी जनता शामिल नहीं हुई थी। 1918 की अगर हम बात करें, अहमदाबाद जो मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया वो भी, उसमें सभी लोग शामिल नहीं हुए थे। लेकिन ये असहयोग आंदोलन जो था ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी लोग जो थे एक साथ शामिल हुए थे, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।